स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी सिंह आटिया और इस वीडियो में हम आपका जो सेकंड चैप्टर है राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपकी बुक है उसका सेकंड चैप्टर जो है विविधता एवं भेदभाव, उस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था हमारा, क्या नाम था उसका, विविधता था। तो वहाँ पर हमने विविधता को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था कि विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है। विविधता जो है हमारे जीवन को है बहुत खूबसूरत बनाती है, यानी कि भारत में अलग अलग तरह के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते हैं। और वो जो लोग रहते हैं उनके अलग अलग उत्सव होते हैं, अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग पहनावा होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जब मिलजुल करके रहते हैं तो भारत एक बहुत ही खूबसूरत सा देश बनता है। यानी कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। आप सोच करके देखिए, तब जब आप जो है अपने एरिया का खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और क्या आपने कभी साउथ इंडियन फूड बनाया है, खाया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल खाया है। और वो कभी कभार बनता है, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं मुख्य रूप से तो हम वहीं का जो खान पान चलता है वही खाते हैं। लेकिन बाकी के जो मान लीजिए कि साउथ इंडियन आपके घर पर खाना अगर बन रहा है तो इसका मतलब आप उसका भी तो टेस्ट लेते हैं ना। और जिस दिन साउथ इंडियन खाना बनता है उस दिन खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कि राजस्थान के जो लोग हैं वो अगर पंजाबी फूड को कभी कभी खाएंगे तो उनको बढ़िया टेस्ट आएगा। इसी तरीके से अलग अलग जो स्थान हैं, अलग अलग क्षेत्र जो हैं, अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो अलग अलग खाना बनाते हैं, अलग अलग जो ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग उनके पहनावे होते हैं। ठीक है, तो ये जब पहनावे हम पहनते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, यानी कि रंग बिरंगा हमारा जीवन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जो विविधता होती है, हमने अब तक पढ़ा कि ये जो विविधता होती है ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है और हमें क्या देती है, खुशी देती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, विविधता एवं भेदभाव। तो इसमें क्या सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि कभी कभी विविधता ऐसी भी होती है जो हमें खुशी नहीं देती है। अब आप कहेंगे विविधता ऐसी कौन सी है? देखिए, अलग अलग खाना होगा, अलग अलग अगर कपड़े पहनेंगे तो इससे हमें खुशी होगी ना। कई बार ऐसा होता है कि ये जो विविधता होती है वो हमें खुशी देने वाली नहीं होती है। वो किस वजह से होती है कि जब अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो कुछ लोग जो हैं, यानी कि जो हमसे अलग हैं, हम कई बार उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो हम जैसे हैं। और ऐसे में हम उनसे अलग रहना पसंद करते हैं, हम उनके साथ मिलजुल नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में एक बहुत ही जो है पुराने समय से चलता आ रहा है ऊंची जातियों और नीची जातियों में भेदभाव। तो ऐसे में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो नीची जाति का है और वो अगर किसी ऊंची जाति वालों के मोहल्ले में रहने लग जाए तो कोई ऊंची जाति वाला उसको अपने घर में नहीं घुसने देगा, उसके साथ बात करना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या उसको अलग रहना, यानी कि अलग होना, क्या उसको अच्छा लगेगा? वो तो जो है ये चाहेगा कि मैं भी काश ऊंची जाति का होता तो हम सब मिल कर के रहते। सभी ऊंची जाति वाले लोग जो है वो मिल कर के रह रहे हैं, लेकिन जो एक मोहल्ले में एक व्यक्ति है जो सिर्फ अपनी जाति की वजह से जो है उनसे अलग थलग पड़ा हुआ है, तो ऐसे में विविधता उसे खुशी नहीं देती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी के जैसे जो है विविधता के और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि एक धर्म के लोग जो है, एक मोहल्ले में एक ही धर्म के लोग रहते हैं। अगर उस मोहल्ले में कोई दूसरा धर्म का लोग अगर रहने आते हैं तो उस मोहल्ले वाले उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको अपने आप से अलग ही मानेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे दिमाग में एक सोच विकसित हो जाती है, उनके विरुद्ध हम मानने लग जाते हैं कि वो हमारे जैसे है ही नहीं। ये जो अलग होने का जो भावना होती है अलग होने की, ये कभी कभी विविधता को खुशी ना देने वाला कारण भी बना देती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और हम भी क्या करते हैं कि कई बार अपने दिमाग में ऐसी धारणाएं बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वर्ग विशेष है, कोई वर्ग विशेष है, उसके बारे में हम उसके बारे में जानने बिना ही उसके बारे में कोई पूर्वाग्रह अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, कोई धारणा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो ये जो है विविधता को खुशी ना देने वाला भी बना देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं कि जैसे पूर्वाग्रह की बात करें तो शहरी और ग्रामीण लोगों के पूर्वाग्रह की बात करें कि मान लीजिए कि आप शहरी हैं।
ठीक है। तो आपको मान लीजिए गाँवों में रहना पड़े आप या फिर आप कहीं गाँवों में जाएं या फिर गांव वाले अगर आपके पास आए तो आप अपने आप को उनसे अलग फील करेंगे। आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगी, क्या चीज़ रहेगी कि गांव वाले जो होते हैं ना वो बहुत ही चुस्त होते हैं, वो सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं। गांव वाले जो होते हैं ना वो रात को जल्दी सोना पसंद करते हैं। गांव वाले जो होते हैं ना वो चूल्हे की रोटी खाना पसंद करते हैं। गांव वाले जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि खेतों में सारा दिन काम करते रहते हैं। और गांव वाले जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। ऐसी धारणा किसके माइंड में बनी हुई है? शहरी लोगों के दिमाग में बनी हुई है। इस वजह से शहरी लोग जो है ग्रामीण लोगों को अपने बराबर नहीं समझेंगे। ये चीज़ आपको पता चल गई, यानी कि वो जो है इन लोगों को अपने जैसा नहीं समझेंगे, इनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो विविधता है गांव और शहर दोनों चीज़ें दोनों को अलग अलग बना रही है, तो वो लोग आपस में मिलजुल करके रहना पसंद नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि कोई गाँव में रहने वाला है तो उसके माइंड में शहरी लोगों के लिए क्या पूर्वाग्रह है? उसके दिमाग में है कि शहरी लोग आलसी होते हैं, रात को देर रात तक टीवी आदि देख करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं और सुबह लेट उठते हैं, 10-11 बजे तक उठते हैं। और शहर के जो लोग होते हैं ना उनके अंदर दिल नहीं होता है, वो केवल और केवल दिमाग से सोचते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का सोचते हैं। ऐसी धारणा किसके माइंड में होती है? ग्रामीण वाले के दिमाग में होती है। इसलिए वो शहर वाले के साथ रहने से पहले 100 बार सोच करके 100 बार जो है उसको परख करके फिर उसके साथ रहता है। ठीक है, तो ये हुई विविधता जिसने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। और इन दोनों को अलग अलग किसने किया? तो आपको मैं बता दूं, पूर्वाग्रह ने किया। अब आप कहेंगे ये पूर्वाग्रह क्या होती है? तो सिंपल सी बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। और ज़्यादातर जो पूर्वाग्रह होती है, ज़्यादातर जो चीज़ें हम दिमाग में बिठाते हैं किसी वर्ग विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी जाति विशेष के बारे में, वो नकारात्मक होती है। गलत चीज़ें हम उसके दिमाग में बिठाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि शहर वाले जो दिन रात काम करते हैं, शहर वाले कमाई करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि गांव वाले जो होते हैं वो भावनाएं बहुत अच्छी रखते हैं, सारे मिलजुल करके रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स बनाने की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, समाज को सोच करके लीजिए, जो आपके आसपास लोग रहते हैं बस उन्हीं के व्यवहार के बारे में, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो नोट्स की PDF आपको मिलेगी, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आंसर मिलेंगे, उसको बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गई गाँवों और शहरों में पूर्वाग्रह हो जाती है, तो दोनों में भेदभाव हो जाता है, दोनों एक दूसरे को अपने बराबर नहीं समझते हैं। तो ऐसे में जो विविधता होती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो ये अलगपन जो है ये इन दोनों को खुशी नहीं देता है। और ऐसा ही कई जो है, अब देखिए पूर्वाग्रह के और भी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच में बहुत सारे भेदभाव उत्पन्न कर दिए जाते हैं पूर्वाग्रह के नाम पर। ठीक है, जैसे लड़के को ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि तू तो लड़का है, तू रो नहीं सकता। तो अगर कभी लड़के को दुख भी हो ना तो भी बेचारा रो ही नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि वो रो नहीं पाएगा क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया कि लड़के जो हैं वो कठोर होते हैं, वो जो है स्ट्रांग होते हैं, वो रो नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन लड़कियां जो है उनको बचपन से बताया जाता है कि आपको घर पर रहना है, घर का काम करना है, आपको स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा पुराने ज़माने में हुआ करता था। खैर अब आजकल तो ऐसा नहीं होता है। आजकल तो जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो सभी लोग कहते हैं कि लड़कियों ने किया टॉप। ठीक है, फिर जो आम खास लोग होते हैं ना, जो गली मोहल्ले में 2-4 लोग बैठे होते हैं, वो पता है क्या बातें करते हैं? वो बातें करते हैं कि भाई साहब लड़कियां तो पढ़ जाती हैं, ये लड़के ही नालायक होते हैं, है ना। ऐसी बातें होती है ना। तो आप मुझे बताइए कि क्या लड़के कभी टॉप नहीं करते? क्या लड़के टॉप करते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते हैं कि लड़के तो नालायक होते हैं। क्या लड़कियां
लड़कियां कभी डफर नहीं होती क्या? देखिए एक्चुअल में नलायक डफर कोई नहीं होता, जो नहीं पढ़ता उसके नंबर गंवाएंगे, बस यही तो बात है। तो क्या लड़कियां कभी, लड़कियों के नंबर कम नहीं आते क्या? आते हैं। फिर भी लोग क्या कहते हैं कि लड़कियां तो घर में रहती है तो पढ़ लेती है, लड़कियों को अगर पढ़ाया जाए तो लड़कियां तो भाई साहब टॉप कर ही जाती है। ऐसी कुछ बातें आपने होती हुई देखी होंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ही क्या है, पूर्वाग्रह जो लड़की और लड़के के बीच में असमानता, भेदभाव पैदा कर देती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि कुल मिलाकर के हम यही पढ़ रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विविधता है और इसी विविधता के चलते भारत के अंदर जो है कई लोगों को इस वजह से खुशी नहीं होती है, बल्कि विविधता उनकी परेशानियों का कारण बन जाता है। अब चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भारत में यानी कि विविधता किस स्तर की पाई जाती है, किस स्तर तक पाई जाती है। तो देखिए जो हमारा देश है ना भारत, वो विविधताओं से भरा देश है। आप कहेंगे ये तो पूरे चैप्टर का मतलब ही निकल रहा है, इसमें तो विविधताएं हैं ही। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं, यानी कि 8 धर्मों के लोग रहते हैं। अब सोचिए 8 धर्म होंगे, 8 धर्मों के पूजा पाठ करने के अलग अलग तरीके होंगे। जो हिंदू होंगे वो मंदिरों में जाएंगे, जो मुसलमान होंगे वो, यानी कि इस तरह से जो है, इस तरह से डिवाइडेशन हो जाएगा, इनके अलग अलग तरीके होंगे कि ये जो आपस में धर्म वाले हैं ना, ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हिंदू लड़का जो है किसी मुस्लिम लड़की से अगर शादी करना चाहता है तो इनकी फैमिलीज मान जाएंगी क्या? नहीं मानेंगी। लेकिन अगर ये मानते हैं और इन दोनों का परिवार बन जाता है तो देखिए किस तरह से जो है इसके अंदर ये जो परिवार बनेगा, इसमें ईद भी सेलिब्रेट होगी, दिवाली भी सेलिब्रेट होगी। तो ये बताइए कि खुशियाँ बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? खुशियाँ बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारा जो समाज है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब विविधता जो है समृद्ध बनानी चाहिए, हमारे समाज को समृद्ध, हमारे जीवन को बनानी चाहिए, लेकिन समृद्ध नहीं बनाती है, क्योंकि इसी विविधता की वजह से कई बार क्या पैदा हो जाते हैं? भेदभाव पैदा हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। 8 धर्म के लोग रहते हैं। इसी के अलावा अगर पूरे विश्व में देखा जाए, पूरे विश्व में 8 धर्म है और 8 धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। इसके अलावा भारत में 16 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो यहाँ के लोगों की मातृभाषाएं हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसके अलावा भारत में 100 से अधिक प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, 100 से अधिक प्रकार के नृत्य किए जाते हैं और 16 से अधिक प्रकार की क्या बोली जाती है? भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये नृत्य है, ये भाषाएं, अलग अलग तरह के जो लोग होंगे, अलग अलग तरह के उनके त्योहार होंगे, अलग अलग तरह के उत्सव होंगे। ये बनाने तो चाहिए जीवन को समृद्ध, लेकिन कई बार हमारी खुद की ही धारणाओं की वजह से हम अपने दिमाग में उन लोगों के प्रति जो है नेगेटिव धारणाएं बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन समृद्धता की बजाय भेदभाव से पूर्ण हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और भेदभाव की कई घटनाएं हमने पढ़ी हैं। छुआछूत की जो बीमारी पहले होती थी, एक्चुअल में वो बीमारी नहीं हुआ करती थी। वो क्या हुआ करती थी? लोगों की धारणा हुआ करती थी कि नीची जाति के लोग जो है वो घर में नहीं घुसने चाहिए, अगर घुस गए तो घर अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई आ जाता था तो बाकायदा गंगा जल से घर शुद्धिकरण किया जाता था। देखिए किस तरह की जो है ये धारणाएं बनी है। आज भी कुछ लोग ऐसे जो है इंडिया के अंदर आप कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, आज भी ऐसे लोग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और आपने जो है इस तरह के जो है कई चीज़ें देखी भी होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि ये पूर्वाग्रह क्या होते हैं। पूर्वाग्रह की बात हमारी हो गई कि पूर्वाग्रह क्या होते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में बिना सोचे समझे कोई धारणा बना लेते हैं। जैसे शहरी लोग आलसी होते हैं, कुछ शहरी लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह 5 बजे उठ करके रनिंग के लिए जाते हैं, अपने शरीर को स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं शहरों में भी जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हमारी धारणा बनी हुई है कि शहरी तो जी आलसी होते हैं, तो होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि लोग जो है किस किस आधार पर पूर्वाग्रही हो जाते हैं, यानी किस किस आधार पर वो अपनी धारणाएं बना लेते हैं। तो पहला आधार तो सिंपल सी है कि जब इतने धर्मों के लोग रहेंगे तो धार्मिक विश्वास के आधार पर
धार्मिक विश्वास के आधार पर हम पूर्वाग्रही हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम किसी धर्म को जो है ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं, हम सिर्फ एक नज़रिया जो है एक नज़रिए से देख रहे हैं कि किस तरह से हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई हिंदू होगा तो वो सिंपल सी बात है पूजा करना पसंद करेगा, वो सोचेगा उसके जो भगवान है ना वो उस मूर्ति में ही है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वही हमारे भगवान होते हैं। लेकिन जो और किसी धर्म का होगा वो इसको ये कहेगा कि ये तो पत्थर की पूजा कर रहा है, ये कैसी भक्ति हुई, पत्थर की पूजा करना ये कैसी भक्ति हुई। और मान लीजिए कि कई धर्मों में ऐसे हैं कि जो है वाइन पीना जो है बिल्कुल धर्म के अनुसार पाया जाता है, तो हिंदू कहेंगे ये कैसा धर्म हो गया, ये तो शराब पी रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये लोग हिंदू को मूर्ख समझेंगे कि पत्थर में भगवान ढूंढ रहे हैं, क्या है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी धार्मिक विश्वास के आधार पर इनमें भिन्नता हो जाती है और फिर ये लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे को गलत साबित करने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। और यही हमारे इस चैप्टर का बेसिस है। यानी कि ये सब जो है ना व्यर्थ जाने वाले, हम सभी को मिल करके रहना चाहिए। विविधता हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है। धार्मिक विश्वास के आधार पर हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, लोगों की चमड़ी के रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर अगर कोई गोरा है या काला है तो सिंपल सी बात है सभी लोग गोरे को पसंद करते हैं। इसके अलावा चमड़ी के रंग के आधार पर और भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है जिस क्षेत्र से आए हैं, जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र के आधार पर। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र से लोग आए हैं उस क्षेत्र के आधार पर भी हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं। जैसे कोई पंजाब से आया है तो उसे पंजाबी बोलेंगे, ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म का है फिर भी उसे पंजाबी बोलेंगे, ठीक है। और उसमें धारणाएं ऐसी ही बना लेंगे कि जैसे पंजाब वाले करते हैं वैसे ही वो करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्षेत्र के आधार पर सिंपल सी बात है कि जब उस क्षेत्र में रह रहा है तो उस क्षेत्र से कुछ ना कुछ तो वो लेगा, कुछ ना कुछ तो उस क्षेत्र का उस पर प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव पड़ेगा तो हम उसके बारे में क्या हो जाएंगे, पूर्वाग्रही हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसके अलावा किसी की भाषा अगर अलग है तो उसको भी हम पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी का पहनावा इस तरह से अलग है तो इसको भी हम जो है कई अलग तरह से लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आज भी भारत के कई गांव ऐसे हैं जहां पर बुजुर्गों का, महिलाओं का या लड़कियों का जीन पहनना पसंद नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारी जो पहले की पोशाक होती थी उन्हीं को पहने, ठीक है। लेकिन लड़कियां जो है वो इस भावना से ऊपर उठ करके जो है आजकल काफ़ी नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल लड़कियां लड़कों के बराबर है, ठीक है। लेकिन आज भी कई जगह पर भाषा और पहनावे को लेकर लोग पूर्वाग्रही हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पूर्वाग्रह अपना लेते हैं, हमारे दिमाग में धारणाएं बिठा लेते हैं जो कि हमें और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को खराब करने यानी कि खराब कर देती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती हैं। पूर्वाग्रह तो हमें समझ में आ गया, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती हैं। देखिए धारणा का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि धारणा का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ सोची और उसको दिमाग में बिठा ली और जब उस धारणा को हम पूरा तरह से पक्का कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी धारणाएं। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उस धारणा को पकड़ के बैठे रहते हैं कि जो हमने सोचा है ना वही सही होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो रूढ़िवादी धारणाओं का सिंपल सी आप कहेंगे कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं या उनके बारे में यानी कि पक्की धारणा ही बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हमने गाँव और शहरों के बारे में देखा था, ठीक है ना। गाँव में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि टेक्निकल बंदा होगा, जो धार्मिक अंधविश्वासों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता होगा बल्कि अंधविश्वासों का विरोध करता होगा, लेकिन फिर भी रूढ़िवादी धारणाएं हैं कि ये जो है इस तरह से है। इसके अलावा रूढ़िवादी धारणाओं का एक बेस्ट एग्जांपल है लड़कियों को ना पढ़ने देना। लड़कियों को
वैसे तो आजकल काफ़ी आगे है लड़कियां, लेकिन लड़कियों को जब पढ़ाई नहीं करने दिया जाता तो ये रूढ़िवादी धारणा हुई कि नहीं कि लड़कियां जो है वो घर बार के लिए बनी है, चूल्हा चौका करने के लिए बनी है, ऐसी धारणाएं जो है हुआ करती थी। तो ये रूढ़िवादी धारणा का एग्जाम्पल है, ठीक है। उनको ऐसे लगता था कि लड़कियां पढ़ ही नहीं सकते या वो बाहर जाएंगी तो वो अनसेफ रहेंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा लड़कियों को जॉब नहीं करने दिया जाता था, ठीक है ना, कि सिंपल सी बात है कि घर का बुजुर्ग कहते हैं कि हम मर गए क्या, आदमी घर के सारे मर गए क्या कि जो हमारी बेटी बाहर जाकर के काम करेगी। तो वो एक रूढ़िवादी धारणा है, क्यों नहीं कर सकती बेटी का, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी धारणाएं होती हैं हमारे मन में, जैसे कि नीची जाति के लोग हैं, जैसे कि दूसरे धर्मों के लोग हैं, जैसे कि कोई बाहर से लोग आए हैं, शहरी लोग आए हैं, या फिर कोई भी अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग उनका पहनावा है, अलग अलग त्यौहार है। जैसे जितना जोश से कोई जो वृद्ध व्यक्ति है, हिंदू वृद्ध व्यक्ति जितना जोश से दिवाली मनाएगा, क्या उतने जोश से वो ईद मनाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके त्यौहार को अहमियत नहीं दे रहा है। लेकिन अगर उसको एंजॉय करना है तो उसको उस जो त्यौहार है, ईद का त्यौहार, उसे भी पूरी हंसी खुशी से बनाना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरह की ये जो है रूढ़िवादी धारणाएं होती है, तो रूढ़िवादी धारणाएं भी हमारे को समझ में आ गई। तो विविधता समझ आ गई हमारे को कि सभी लोग अलग अलग हैं, इस आधार पर ये जो भिन्नता है उसी को विविधता कहते हैं। कई बार पूर्वाग्रहों की वजह से जो विविधता है वो कई बार खुशी ना देने वाली भी होती है। पूर्वाग्रह ही हम किस किस आधार पर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है यानी कि चैप्टर है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है भेदभाव और असमानता। इसको समझते हैं कि भेदभाव क्या चीज़ होती है। तो चलिए फिर अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि असमानता और भेदभाव में क्या अंतर है, कि असमानता और भेदभाव में क्या अंतर है। एक्चुअल में असमानता में क्या होती है कि चीज़ों का अलग अलग होना हमें दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन भेदभाव में चीज़ें अलग अलग होना हमें दिखाई नहीं देता है। हम क्रिएट करते हैं उनके अंदर, हम अलगपन यानी कि भेद जो है उनको अलग अलग हम करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन असमानता में उनके अंदर असमानता एक्चुअल में होती है, ठीक है। जैसे अगर आप इनको डिफाइन करने को जाओगे तो आप क्या लिखोगे कि किन्हीं दो व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक पृष्ठभूमि का समान न होना, यानी कि उनकी जो स्थितियां हैं वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन भेदभाव की अगर परिभाषा आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या आएगा कि किसी व्यक्ति के किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भेदभाव। यानी कि वो किसी समूह का सदस्य है तो हमने उसको अलग जो है कर दिया हमसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग अलग अलग होंगे, वो कैसे, आप इसको थोड़ा सा समझिए कि किन्हीं दो व्यक्तियों की आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, यानी कि कोई एक हो सकता है कि कोई अमीर हो, ठीक है, कोई हो सकता है गरीब हो। तो आपको पता है कि अमीर हमेशा ये चाहेगा कि गरीब जो है वो उसके यानी कि उसके दबदबे में रहे, उससे नीचे रहे, ऐसा ही तो चाहेगा ना। हो सकता है कि लोगों की पृष्ठभूमि अलग अलग हो, यानी कि ये किस आधार पर होता है कि लोगों की जाति पाति हो, ठीक है। और वहाँ पर आपको पता है कि भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम चलता है कि जाति के आधार पर हम लोगों को अलग अलग लेवल पर रख देते हैं। ये ऊंची जाति का है, ये नीचे जाति का है, अनेकों जातियाँ हैं, पता नहीं कितने ही जातियाँ, और उनके अंदर ऊंची नीची बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं। तो उस आधार पर जो है यहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं वो समान नहीं होती हैं और हम उसके अंदर जो है उनको अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद है शारीरिक आधार पर। शारीरिक आधार पर यानी कि पृष्ठभूमि के आधार पर हो सकता है कोई विकलांग हो सकता है कोई दुबला पतला हो सकता है कोई पहलवान हो। अब आप मुझे बताइए कि क्या पहलवान कभी भी दुबले पतले व्यक्ति का फायदा नहीं उठाएगा? क्या बिल्कुल उठाएगा। उसका शरीर बलवान है, उसके सामने तो जो दुबला पतला व्यक्ति है वो कुछ बोलेगा ही नहीं, पहलवान तो उसे दबा करके रखेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, उन दोनों में अंतर हमें साफ दिखाई दे रहा है और उस आधार पर जो भेद यानी कि जो अंतर आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? असमानता बोलते हैं। लेकिन भेदभाव के अंदर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप के अंदर, किसी समूह के अंदर, किसी वर्ग से है तो उसे हम क्या मान लेते हैं? इसे हम मानेंगे भेदभाव। जैसे भेदभाव का मुख्य कारण क्या होता है? भेदभाव का मुख्य कारण होता है हमारे पूर्वाग्रह या फिर हमारी रूढ़िवादी धारणाएं।
हमारी वो धारणाएं जो हमारी दिमाग के अंदर घर कर चुकी है कि नीची जाति वाला अगर कोई हमें खाना खिलाए, अपने हाथ से खाना परोस दे, तो वो लोग खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनके दिमाग में ये बिठा दी गई है कि ये लोग जो है अच्छे नहीं होते हैं। ये चीज़ दिमाग में डाल दी गई है, उन्होंने पक्का कर लिया है, जिसकी वजह से वो भेदभाव करते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वर्ग में उनसे अलग है, क्योंकि वो श्रेणी में उनसे अलग हैं। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नीचे जाति के हैं तो इसका मतलब हम जो है उनके साथ नहीं रहेंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। एक्चुअल में क्या था कि 1901 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको पता है कि भारत के जाने माने जो है महान नेता रहे हैं भारत के। कौन? भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर जो है 1901 में मात्र कितने साल के थे? 9 साल के थे। ठीक है, तो ये कहानी तब की है जब भीमराव अंबेडकर अपने भाइयों के साथ महाराष्ट्र में अपने भाइयों के साथ कोरेगांव में अपने पिताजी को मिलने जा रहे थे। ठीक है, तो वो जिस स्टेशन पर रुके थे वहाँ से कोरेगांव जाना था और वो वेट कर रहे थे कि या तो उनको पिताजी लेने आएंगे या फिर पिताजी का नौकर लेने आएगा। ठीक है, तो उन्होंने बढ़िया से कपड़े पहन रखे थे और उनकी बोली भी अच्छी थी। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर थे वो महार जो है जाति से बिलोंग करते थे और वहाँ पर महार जाति को जो है वो अछूत माना जाता था, यानी कि अछूत यानी कि नीची जाति माना जाता था। उनका छूना जो है अच्छा नहीं माना जाता था, लोग अपवित्र हो जाएंगे ऐसा माना जाता था। तो वो जिस स्टेशन पर रुके थे काफ़ी देर हो गई थी, शाम हो गई थी, ना तो पिताजी आए ना फिर उनका नौकर आया। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर आता है भीमराव अंबेडकर के पास और वो पूछता है कि क्या बात है, आप इतनी देर से प्लेटफॉर्म पर क्यों बैठे हैं? तो ऐसे में फिर भीमराव अंबेडकर उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हम मिलने आए हैं, कोरेगांव हमारे को जाना है, और क्योंकि पिताजी भी नहीं आए और उनका नौकर भी नहीं आया तो स्टेशन मास्टर जो है पहले उनकी सहायता करने को आतुर होता है कि कोरेगांव जाना है, अभी रुको, मैं तुम्हें रिक्शा वगैरह करके देता हूँ या कुछ करके देता हूँ, रुको अभी। लेकिन तभी वो पूछता है कि आप बताओ कौन हो, आप किस जाति से हो? तो तभी भीमराव अंबेडकर बिना सोचे समझे बता देते हैं कि मैं महार जाति से हूँ। और जैसे ही स्टेशन मास्टर को पता चलता है ना कि वो महार जाति से है, वो थोड़ा सा उनसे दूर हट करके खड़ा हो जाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। ठीक है, और वहीं से उनको देखता रहता है, यानी जो पहले उससे यानी कि उसके कपड़े अच्छे पहने हुए थे, उसकी बोली से ये नहीं लग रहा था कि वो नीची जाति का है, तब तो उसने क्या समझा, उसे ब्राह्मण समझा और हिंदू धर्म का समझा, ब्राह्मण समझा, तो तब तो वो उसकी सहायता करने को तैयार था। अब सोचिए शाम हो गई थी, जो है सूरज ढलने को था और ऐसे में इनकी सहायता कोई करने को तैयार नहीं था, मात्र 9 साल की इनकी उम्र थी। ठीक है, तो तब इन्होंने कहा कि देखिए अगर कोरेगांव पास में है तो हमें कोई रिक्शा करके दे दीजिए। तो ये रिक्शा वालों के पास जाते हैं, तो रिक्शा वाले, क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये महार जाति से हैं, तो कोई भी इनको अपने रिक्शा में बिठा करके अपनी रिक्शा गंदी नहीं करना चाहता था। ठीक है ना, तो ऐसी धारणा थी कि कोई अपना रिक्शा गंदा नहीं करना चाहता था। ये डबल किराया देने को तैयार थे, फिर भी इनको नहीं बिठाया गया। तो इन्होंने भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे भारत के एक महान नेता रहे हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा भेदभाव झेलना पड़ा था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक्चुअल में ये भेदभाव पनपा कैसे, ये जो भेदभाव है ये पनपा कैसे कि एक्चुअल में पहले जो है ना काम के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जैसे पहले क्या किया जाता था कि भेदभाव का एक्चुअल में बेस क्या था कि समाज में जो लोग अच्छे अच्छे कार्य करते थे, जैसे मंदिरों में पूजा पाठ करना, या फिर अध्यापक यानी कि पढ़ाने का काम करना, या फिर किसान यानी कि खेती बाड़ी करना। ठीक है, तो ये सारे जो लोग थे इनको तो किस में रख दिया गया, इनको तो अच्छे काम करने वाले, अच्छी श्रेणी के, ऊंची जाति के लोगों में रख दिया गया। लेकिन जो लोग जूतों का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, सिंपल सी बात है, जूते और चमड़े एक ही बात हो गई। ठीक है, जूते चमड़े से बनते हैं। जो लोग बाल काटने का काम करते थे, या फिर जो लोग सफाई के लिए लगे होते थे, नालियाँ और ये जो है आदि सफाई क्या करते थे, तो ऐसे लोगों को क्या बोल दिया गया, ऐसे लोगों को जो है अछूत बोल दिया गया, क्योंकि ये जो है इनको क्या माना जाता था कि अपवित्र होते हैं। ये नालियों की सफाई करते हैं, जो नालियों की सफाई करते हैं उनको अपवित्र मान लिया गया था उस समय। ठीक है ना, और फिर इनके जो बच्चे हुए उनको सभी को क्या मान लिया गया, अछूत, और इनकी जो
जो जातियां हैं उनकी पूरी की पूरी जाति को अछूत मान लिया जाता था। ठीक है, तो ये था सारे भेदभाव का बेसिस, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली, काफ़ी लोगों ने इस भेदभाव के विरुद्ध भी जो है संघर्ष किया, असमानता और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। तो हमें ये पढ़ना है यहाँ पर कि किन किन लोगों ने किस किस चीज़ के विरुद्ध, यानी कि किस किस प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध विरोध किया था। यानी कि हमें आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिली तो अंग्रेज भी तो क्या करते थे, गोरे और काले में अंतर करते थे ना। गोरे और काले में अंतर करते थे, वो भारतीयों को अनपढ़ समझते थे, भारतीयों को कोई भी चीज़ के लायक नहीं समझते थे, लेकिन अपने आप को बहुत बढ़िया समझते थे। ठीक है, भारतीयों को अंधविश्वासी समझते थे। ठीक है, भारतीय जो है उनके धार्मिक जो विश्वास थे उनका मजाक उड़ाते थे, ऐसा हुआ करता था। तो ऐसे में ब्रिटिश शासन से आज़ादी के संघर्ष के साथ साथ जो दलित थे, यानी कि जो नीची जाति के लोग थे, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया। तो चलिए फिर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही होगा कि समानता के लिए संघर्ष किन किन लोगों द्वारा किया गया। यानी कि जब हम आज़ादी पा रहे थे तो इसके साथ कई लोगों ने और भी कुछ संघर्ष किए थे अपने अधिकार पाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए। तो वो कौन कौन से संघर्ष थे। अब आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको समझना है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाली जो बुक है ना आपकी, टोटली आपके माइंड सेट पर डिपेंडेंट है कि अगर आपको चीज़ें समझ आ गई, ठीक है, तो फिर आप उसको लिखना भी सीख जाएंगे। और इसके अलावा आप नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बाद आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो पीडीएफ से आपको बाकायदा क्वेश्चन और उसके आंसर्स मिलते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और उसके बाद आपको टेस्ट भी मिलता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बस आपको यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ों को समझना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप अगर बनाना चाहें, शॉर्ट नोट्स, ताकि हमें जो है क्विक रिविज़न हो जाए एग्जाम से पहले, तो इसके लिए आप ये जो है बना सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका उत्तर कि समानता के साथ साथ लोगों ने क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए संघर्ष किया था। तो ब्रिटिश शासन से जब हम आज़ादी पा रहे थे तो उसके साथ जो दलित लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, जो दबे हुए लोग थे, तो उनको पहले मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो वो कहते भगवान हमारे नहीं है क्या, तो इसलिए उन्होंने मंदिर में प्रवेश पाने के लिए वहाँ पर विरोध किया और उन्होंने मंदिर में प्रवेश पाने का अधिकार उनको मिल गया। ठीक है, दलितों का ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो महिलाओं ने शिक्षा की मांग की कि हमारे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और आपको पता है कि आज जो है हर किसी भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद है किसानों एवं दलितों ने क्या कहा, किसानों एवं दलितों ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा ब्याज दर भुगतते हैं। ठीक है, जमींदार जो है, जमींदारों से हमें छुटकारा दिया जाए, क्योंकि पहले आपको पता है कि किसानों से जमींदार जो है वो ब्याज लेते थे। ठीक है, जमींदार जो है वो कर वसूला करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में कर वसूला करते थे। ऐसे में जमींदार को किसान को ऋण लेना पड़ता था जमींदार से, और ऋण भी ऊंची दर पर, ब्याज दर पर देते थे। तो ऐसे में किसान तो बेचारा डूबता चला जाता था। तो ऐसे में किसान चाहता था कि हमें तो है जमींदारों और ऊंचे ब्याज दरों से छुटकारा मिलना चाहिए। तो आजकल काफ़ी सारे रूल्स भारत में आ गए हैं, और इसी के अलावा भारत के संविधान में बाकायदा आज जो है नियम भी है, ये कानून भी है कि भारत के अंदर समानता का अधिकार सभी के पास है। यानी भारत के अंदर किसी के साथ समानता या भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में भारत में बहुत जगह, बल्कि हर जगह असमानता है, हर जगह किसी ना किसी तरह का भेदभाव होता ही है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी कमियां हैं उनको फिर दूर कैसा किया जाए। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि क्या आज भी यानी कि असमानता समाज में व्याप्त है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, असमानता दूर करने के लिए एक तो सरकार को प्रयास करने चाहिए, सरकार को जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, और तीसरा यानी कि जो नागरिकों की तरफ से होगा वो क्या होगा कि जो भी असमानता या भेदभाव को झेलता है उसे इसका विरोध करना चाहिए, इसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तभी जो है ये असमानता और भेदभाव जैसी चीज़ें हैं वो हमारे समाज से, हमारे भारत से दूर भागेंगी। तो होपफुली आपको ये लेसन जो है चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार था, आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही अल्टीमेट तरीके से इसको एग्जाम्पल्स लेकर के बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से समझा है। ठीक है, कोई भी बर्डन या प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।